हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन चैंपियन में आपका स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। दोस्तों इस वीडियो में जीके, जीएस, जीए इंक्लूड की गई है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और यदि कोई कमी रह गई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। दोस्तों ये अपवर्तन होता क्या है? तो इसकी परिभाषा है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंब आभासी होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है और इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में रात को तारे टिमटिमाते नजर आते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ध्रुव में अंशतः डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। बात करें परावर्तन की, तो परावर्तन की परिभाषा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने की घटना परावर्तन कहलाती है। बात करें व्यतिकरण की, तो दोस्तों व्यतिकरण जब समान आवर्ती एवं समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और इसी घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होगा दोस्तों? पृष्ठ तनाव घटेगा या बढ़ेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, घटेगा। ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटेगा। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल वाले प्रवृत्ति होती है जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव जो है सदैव तनाव की स्थिति में रहता है और इसे ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है दोस्तों T बराबर F और क्रांतिक कोण पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है और यदि जल की सतह पर धूल या चिकनाई हो तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ताप बढ़ने पर संसंजक बल का मान कम होने से उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब जल में नमक डालने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और यदि विलेयक कम घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है और इसी कारण साबुन तथा फिनोल डालने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी तरल के सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक क्या होगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक, बात करें क्वथनांक की तो दोस्तों क्वथनांक होता क्या है? क्वथनांक एक निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है और तथा इसी निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। बात करें संघनन की, तो संघनन निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है और क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है, इनका ताप है वो एक समान रहता है और द्रव में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है और अशुद्धि मिलाने पर ठोस जो ठोसों का गलनांक वो उसका घट जाता है और द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है और द्रव का ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है और ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया?
राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। दोस्तों इसको कब लिया गया था, तो इसको लिया गया था 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। किसको? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। और जो सारनाथ स्थित अशोक की स्तंभ है, इसकी विशेषता है कि यह स्तंभ है वो एक ही पत्थर का भाग है और इसके ऊपर 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ दिखाते हुए खड़े हैं, जिसे एक नहीं दिखाई देता। उसके नीचे एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की उभरती हुई चित्र है। और इसी बीच में एक चक्र बना हुआ है और स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और स्तंभ के सबसे ऊपर धर्म चक्र परिवर्तन लिखा हुआ है, जो बुद्ध धर्म के धर्म चक्र परिवर्तन से लिया गया है। और इसके चक्कर में दोस्तों 24 तीलियां हैं, जो प्रगति का प्रतीक मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी एवं सी, यानी कि लॉर्ड लीटन और लॉर्ड कर्जन। दोस्तों बात करें लॉर्ड लीटन की, तो दोस्तों इसका कार्यकाल था 1874 से 1880 तक इसका कार्यकाल था। और दोस्तों इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की स्थापना की थी। कब की थी? 1878 में। और दिल्ली दरबार उसकी 1878 ईस्वी में किया था। और शस्त्र अधिनियम, भारतीय को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध था। और सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठने की उम्र 21 से घटाकर 18 इन्होंने किया था। किसने? लॉर्ड लीटन ने। बात करें लॉर्ड लिपन की, तो दोस्तों इन्होंने लॉर्ड लीटन द्वारा लगाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। और इसने सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी थी। और इन्होंने ही दोस्तों 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत की थी। कब की गई थी? 1872 में। 1872 में ही जनगणना की शुरुआत की थी। और इनकी नियमित जनगणना हुई थी दोस्तों लॉर्ड मेयो के काल में। और लॉर्ड लिपन के काल में दोस्तों फैक्ट्री अधिनियम लगाया गया। स्थानीय सुशासन के जनक भी रिपन को ही माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हुएन त्सांग। यानी कि यह एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और इसके शासनकाल में कन्नौज में सभा का आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। और हेनसांग था वो यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। किसको? हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। और इन्होंने वृतांत सी यू की के नाम से जानी जाती है। इसकी यात्रा किस नाम से दोस्तों? वृतांत 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 सी यू की। इनकी यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? वृतांत सी यू की के नाम से इसकी यात्रा को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेड। दोस्तों सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने चलाया था। और सबसे अधिक मात्रा में सोने का सिक्का गुप्तों ने चलाया था। और चमड़े का सिक्का दोस्तों निजाम जो मोइनुद्दीन चिश्ती था वो हुमायूं को जान बचाने वाला ने चलाया था, निजाम ने चलाया था। और निजाम मात्र एक दिन के लिए गद्दी पर बैठा था। और सिक्के के अध्ययन को न्यूमेट्रिक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 वंशों ने शासन किया था दिल्ली पर। किस किस वंशों ने दोस्तों?
तो ये किया था गुलाम वंश ने, गुलाम वंश ने, खिलजी वंश ने, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, और पांचवा था दोस्तों लोधी वंश ने, लोधी वंश ने शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना गया है? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कनिष्क। दोस्तों जो चरक था वो आयुर्वेद का एक विख्यात विद्वान था जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, और ये कनिष्क का एक राजवैद्य था। क्या था? राजवैद्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, कौन था? समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, और इसने आर्याओं के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करके इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की पराजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता हुआ था। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। दोस्तों जो लक्ष्मण सेन था वो एक बंगाल का शासक था, और जो जयदेव था दोस्तों इन्होंने गीत गोविंद के रचना की थी, और इसका संरक्षण कौन था? संरक्षक था लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक दो ही रहते थे, मतलब दो रहते थे दोस्तों, एक तो जयदेव था और एक था पवनदूत। ये दो लेखक थे, और यह बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। बात करें खारवेल की तो दोस्तों ये खारवेल था, ये कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। बात करें शशांक की तो शशांक था वो बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शशांक कौन था? जो बोध गया में जो बोधि वृक्ष था उसको कटवा दिया था। बात करें कुमारपाल की तो दोस्तों कुमारपाल है वो पाल वंश का शासक था, जिसके संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आदिल शाह से पूना की जागीर प्राप्त की थी। जो शाहजी भोसले थे वो शिवाजी के पिता का नाम था, और उनकी माता का क्या नाम था? शिवाजी की माता का नाम, तो उनकी माता का नाम था जीजाबाई। और शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी के लिए गए थे। और गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों बाबर और तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। कौन था दोस्तों? ये एक तुर्क था और सुन्नी मुसलमान था। और मुगल वंश की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1526 ईस्वी में। और दोस्तों भारत आने वाला प्रथम विदेशी कंपनी कौन थी? तो वो थी पुर्तगाली। और वास्को डी गामा भारत आया था, कब आया था? 1498 ईस्वी में, ये पुर्तगाली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेंटिंक। दोस्तों बेंटिंक अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। दोस्तों भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक था। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। और इन्होंने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त किया था। बात करें लॉर्ड हेस्टिंग्स की तो दोस्तों इन्होंने मराठाओं की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। और इनका शासनकाल कब से कब रहा था? तो इनका शासनकाल था 1813 से 1823 तक इनका शासनकाल रहा था। किसका? लॉर्ड हेस्टिंग्स का। बात करें लॉर्ड ऑकलैंड की तो दोस्तों इनका शासनकाल था 1836 से 1842 तक इनका शासनकाल रहा था। और इन्होंने ही कलकत्ता से दिल्ली तक यानी कि जीटी रोड की मरम्मत करवाया था। जीटी को बोला जाता है दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड। इन्होंने इस रोड की मरम्मत करवाई थी ऑकलैंड ने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोडरमन निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भू राजस्व सुधार से संबंधित थे। कौन? टोडरमल जी। दोस्तों ये अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। संगीत की तो दोस्तों संगीत अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। कौन था? तानसेन। और अकबर के जो दरबार में 9 रत्न थे उनके नाम थे दोस्तों बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुर रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा था। और कार्ल मार्क्स ने एक और किताब लिखी थी, उसका नाम था द होली फैमिली। और कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना किया था, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और बात करें लेनिन की दोस्तों तो लेनिन था वो 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में क्रांतिकारी योजना स्थापित की जो अप्रैल थीसिस कही जाती थी। लेनिन था वो बोल्शेविक क्रांति का नेता था। बात करें स्टालिन की तो दोस्तों स्टालिन था वो आधुनिक रूस के निर्माता कहे जाते थे। और स्टालिन ने ही सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अशोक ने ही श्रीनगर को बसाया था। और श्रीनगर कहाँ पर था? जम्मू कश्मीर में। बात करें हर्ष की तो दोस्तों हर्षवर्धन थे वो चीनी यात्री हेनसांग इसके दरबार में आया था। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। बात करें चंद्रगुप्त की तो दोस्तों यह मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। बात करें बिंदुसार की तो दोस्तों यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वीडन। दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल
नोबेल के सम्मान में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में। और अल्फ्रेड नोबेल थे, वो कौन थे? तो इन्होंने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कटौती प्रस्ताव। जो कटौती प्रस्ताव है वह विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। बात करें ब्रिटेन की तो दोस्तों ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ली गई थी। बात करें यूएसए की तो दोस्तों यूएसए से मौल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि प्रस्ताव लिए गए थे। बात करें कनाडा की तो दोस्तों कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था ली गई थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वैधिक या कानूनी अधिकार। दोस्तों मूल अधिकारियों की संख्या पहले 7 थी, जिसमें जिसमें 44वां संविधान संशोधन यानी कि 1978 के तहत समस्त कर कानूनी अधिकार बनाया गया। मतलब जो संपत्ति का अधिकार है उसको समाप्त करके एक कानूनी अधिकार बनाया गया। और अब मूल अधिकारियों की संख्या 6 रह गई है दोस्तों। और इसे ये पहले कौन से अनुच्छेद में था? तो ये पहले था 31वें अनुच्छेद में, और अब इसे हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो ये कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों 300A में। अब इसको रखा गया है किसको? संपत्ति के अधिकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। बात करें अनुच्छेद 64 की तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे या पदेन सभापति होंगे, ये इस अनुच्छेद में लिखा गया, अनुच्छेद 64 में। बात करें अनुच्छेद 70 की तो दोस्तों अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है। और बात करें अनुच्छेद 62 की दोस्तों तो 62 में राष्ट्रपति के पद भरने के लिए निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि कोई कमी रह गई हो या अपने सुझाव देना चाहते हो तो दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।